हम लोग हाइपरबोला का प्रॉपर्टी सब आज देख लेंगे। और बिफोर वी स्टार्ट एक बार जरा रिवाइज कर लें हाइपरबोला का सारा इक्वेशन सब जो हम लोग पढ़ चुके हैं। ये हाइपरबोला का सेंटर, उसका दो फोकस, दो डायरेक्ट्रिक्स, ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस। तो हम अगर अपना रेफरेंस फ्रेम का ओरिजिन हाइपरबोला के सेंटर से कोइंसाइड करा दें और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ट्रांसवर्स और कॉन्जुगेट के अलोंग रख दें, तो इस रेफरेंस फ्रेम के रिस्पेक्ट में अगर सेंटर से हाइपरबोला के इस वर्टेक्स का जो दूरी है, जिसको हम सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस बोलते हैं, वो लेंथ अगर ए हो और इस हाइपरबोला का एक्सेंट्रिसिटी अगर ई हो, तो फोकस का कोऑर्डिनेट्स प्लस माइनस ए ई कॉमा 0 होगा और डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन x प्लस माइनस ए बाई ई इक्वल टू 0 होगा। यानी सेंटर से डायरेक्ट्रिक्स का दूरी a बाई ई होगा और सेंटर से फोकस का दूरी a इंटू ई होगा। और हाइपरबोला का इक्वेशन होगा x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1 बराबर 1। इसको हम b स्क्वायर लिख करके और हाइपरबोला के इक्वेशन को हम लोग इस तरह से याद करते हैं, वेयर b स्क्वायर किसको लिखे हैं, नॉट टू बी फॉरगॉटेन, इसी को लिखे हैं b स्क्वायर। यानी a, b और e, a को कहते हैं सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस, b को कहते हैं सेमी कॉन्जुगेट एक्सिस, जिसका ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस आज हम लोग डिस्कस करेंगे। b चित्र में दिखता नहीं है, एलिप्स जब बनता तो ऐसे बनता, तो वाई एक्सिस को दो जगह कट करता, तो उसी को b बोलते हैं। जो y इंटरसेप्ट होता है एलिप्स का वो प्लस माइनस b, लेकिन हाइपरबोला y एक्सिस को कट नहीं करता है, तो b का ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस अभी डिस्कस करेंगे हम लोग। तो एक्सेंट्रिसिटी ऑफ दिस एलिप्स इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस b स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अगर हम y स्क्वायर बाई 16 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 12 इक्वल टू 1 एक इक्वेशन लिखते हैं, इस हाइपरबोला का हम एक्सेंट्रिसिटी कहें कि बताइए, रूट अंडर 1 प्लस बाद वाला बटे पहले वाला, यही सिखाए हैं आपको। हाँ, अगर इसका चित्र बनाने के लिए बोलें तो चूंकि पहला वाला टर्म y है, इसका मतलब समझना है कि इसका ट्रांसवर्स एक्सिस y एक्सिस के अलोंग है और ये लेंथ आपको ज्योमेट्रिकली दिखता है, ये 4 है और ये 4, ये ज्योमेट्रिकली दिखता नहीं है कहीं। स्क्वायर रूट ऑफ 12 कहीं ज्योमेट्रिकली वो संख्या दिखता नहीं है, वो लेंथ, जिसको कि हम इस केस में, ये है मेरा सेमी कॉन्जुगेट एक्सिस का लेंथ और स्क्वायर रूट ऑफ 16 यानी 4 है सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ। इसका जो लैटिस रेक्टम है फोकस से पास करता हुआ कॉर्ड परपेंडिकुलर टू द ट्रांसवर्स एक्सिस, उसका एक्सट्रीमिटीज का जो y कोऑर्डिनेट है वो प्लस माइनस b स्क्वायर बाई ए, x कोऑर्डिनेट ए ई, y कोऑर्डिनेट b स्क्वायर बाई ए, ए ई कॉमा माइनस b स्क्वायर बाई ए। लैटिस रेक्टम का जो लेंथ है वो ट्वाइस b स्क्वायर बाई ए, y स्क्वायर बाई 16 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 12 बराबर 1। इसके लैटिस रेक्टम का लेंथ बताइए। बिना किसी हेजिटेशन के आपको लिखने आना चाहिए, यही है, बाद वाला जो है उसी को b स्क्वायर बोल रहे हैं और पहले वाले को a स्क्वायर। सो ट्वाइस 12 बाई 4, यही होगा लेंथ ऑफ द लैटिस रेक्टम। लैटिस रेक्टम के एक्सट्रीमिटीज का जो कोऑर्डिनेट्स होगा वो ए ई कॉमा b स्क्वायर बाई ए प्लस माइनस, लेकिन इस केस में ये पलट जाएगा, b स्क्वायर बाई ए कॉमा ए ई होगा और ए ई का वैल्यू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। अगर हम इस हाइपरबोला पे कोई एक पॉइंट लें x, y, फोकस से डिस्टेंस कितना होगा पॉइंट का, दोनों फोकस से डिस्टेंस चाहिए। ऐसा हम लोग पैराबोला में भी, एलिप्स में भी और अब हाइपरबोला में भी, किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स अगर x, y हो तो फोकस से डिस्टेंस कितना है।
पैराबोला के केस में तो अगर डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन है x प्लस ए बराबर 0, तो डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस निकाल लेते हैं, दैट इज इक्वल टू द फोकल डिस्टेंस। तो फोकल डिस्टेंस पैराबोला में आया था मॉड ऑफ x प्लस। एलिप्स में दो फोकस है तो दोनों से डिस्टेंस हमको चाहिए, तो उस केस में भी हम लोग डायरेक्ट्रिक्स से निकालते हैं डिस्टेंस। ये डिस्टेंस चाहिए, लेकिन हम इस पॉइंट का डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स से निकाल लेते हैं। डायरेक्ट्रिक्स का दूरी यहां से a बाई ई है। अगर इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट x है तो डायरेक्ट्रिक्स से दूरी हो गया a बाई ई माइनस एक्स, उसको e से गुना कर देते हैं। तो एक फोकस से डिस्टेंस आया था a माइनस ई एक्स, दूसरा से डिस्टेंस आता है a प्लस ई एक्स। ये डिस्टेंस चाहिए, तो हम इस डायरेक्ट्रिक्स से उस पॉइंट का दूरी निकाल लेंगे, जो कि होगा x प्लस ए बाई ई, उसको e से गुना करेंगे, a प्लस ई एक्स आएगा। हाइपरबोला में भी हम लोग को ऐसा फोकल डिस्टेंस के लिए एक्सप्रेशन चाहिए। यहां कोई एक पॉइंट लें x, y, हमको s1 से उस पॉइंट का दूरी चाहिए और s2 से भी, तो हम इस डायरेक्ट्रिक्स से इस पॉइंट का दूरी निकाल लेते हैं। ये दूरी है a बाई ई और इसका x कोऑर्डिनेट है x, तो ये दूरी x, तो ये दूरी हो गया x माइनस a बाई ई, उसको हम e से गुना करेंगे, x माइनस a बाई ई को e से गुना करेंगे। एक फोकस से दूरी आएगा ex माइनस a, वहां a माइनस ई एक्स था, यहां ex माइनस। अब दूसरे फोकस से दूरी निकालने के लिए हम इस डायरेक्ट्रिक्स से उस पॉइंट का दूरी निकालेंगे, जो कि हुआ x, ये y एक्सिस है, प्लस a बाई ई, उसको हम गुना करेंगे e से, तो डिस्टेंस होगा ex प्लस a। यहां पे a माइनस ई एक्स था, यहां ex माइनस a है, वो अंतर है। और इन दोनों एक्सप्रेशंस को देख करके एक हमको सुंदर सा रिजल्ट दिख रहा है कि इन दोनों डिस्टेंसेस के बीच का जो डिफरेंस है, एलिप्स के केस में आया था कि दोनों फोकल डिस्टेंस का जो सम है वो कांस्टेंट होता है। दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस इज अ कांस्टेंट एंड इट इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस 2a। यहां देखिए डिफरेंट रिजल्ट आ रहा है, ये दूरी और ये दूरी में जो अंतर है वो इक्वल टू होगा लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस। हर पॉइंट के लिए ट्रू है। इस पॉइंट के लिए भी ये दूरी और ये दूरी में अंतर, या इस पॉइंट के लिए ये दूरी और ये दूरी में जो अंतर है वो इक्वल टू इतना के बराबर होगा। इस पॉइंट के लिए भी ट्रू है। यहां पे ये पॉइंट है हाइपरबोला पे, आप यहां से दूरी निकालिए और यहां से दूरी निकालिए, अब दोनों में अंतर कितना है देखिए। ये डिस्टेंस में से इतना डिस्टेंस को घटाना है, तो दिस डिस्टेंस में से इतना डिस्टेंस मतलब इतना डिस्टेंस घटाना है। ये दूरी और ये दूरी बराबर है, तो जब इतना डिस्टेंस में इतना घटा दीजिएगा तो इतना बचेगा, विच इज इक्वल टू 2a। हर पॉइंट के लिए ये बात ट्रू है। The difference between the focal distances is constant and it is equal to the length of the transverse axis। और इस केस में दोनों डिस्टेंस का जो सम है, एलिप्स के केस में सम कांस्टेंट था और दोनों दूरी में जो अंतर था वो इक्वल टू था 2e टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ द x कोऑर्डिनेट। इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट अगर दे दें x, y कोऑर्डिनेट्स, तो ये दूरी और ये दूरी में जो अंतर है वो इक्वल टू होगा 2e टाइम्स इस पॉइंट के x कोऑर्डिनेट का मैग्नीट्यूड। यहां पलट गया है प्रॉपर्टी। द डिफरेंस बिटवीन द फोकल डिस्टेंसेस इज कांस्टेंट एंड द सम ऑफ द फोकल डिस्टेंसेस इज इक्वल टू 2e टाइम्स 4x। इसके अलावा ये उसका पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन था इस हाइपरबोला का। कोई भी जनरल पॉइंट चुनना हो इस हाइपरबोला पे तो थीटा को बोलते हैं उस पॉइंट का एक्सेंट्रिक एंगल। उसका कोऑर्डिनेट्स हो गया a sec थीटा, b tan थीटा।
जनरल टेंजेंट के इक्वेशन को देखिए, अगर किसी भी टेंजेंट का स्लोप बता दे तो आप उस टेंजेंट का इक्वेशन लिख लेंगे और कॉन्टैक्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ढूंढ लेंगे। ये काफी इस्तेमाल किया जाता है सवाल में, एलिप्स में भी था। हम जैसे ही कहें कि इस एलिप्स पे एक लाइन है जिसका स्लोप है -½ और वो उसको टच करता है, द मोमेंट यू गिव मी द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, हम तुरंत कॉन्टैक्ट पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स ढूंढ लेंगे। -½ स्लोप वाला लाइन 2 ठो होगा, हम उन दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स लिख लेंगे और दोनों लाइंस का इक्वेशन निकाल लेंगे। वो आपको याद करना होगा। इसमें भी हाइपरबोला में भी जैसे ही हम आपको टेंजेंट का स्लोप बताएंगे, आप उसका इक्वेशन लिख लेंगे और पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स ढूंढ लेंगे जहां वो टच करता है। और दोनों के इक्वेशन में डिफरेंस था। इसके जनरल टेंजेंट का इक्वेशन था कुछ ऐसा, रूट के अंदर में देखिए जरा इस एक्सप्रेशन को और रूट के अंदर में देखिए जरा इस एक्सप्रेशन को। इसमें m का कोई भी वैल्यू डालिए, ये एक पॉजिटिव नंबर है, यानी एलिप्स को टच करने वाला ऑल पॉसिबल स्लोप्स वाला टेंजेंट्स होता है। -∞ से +∞ सारा स्लोप वाला टेंजेंट सब मिलेगा आपको। लेकिन हाइपरबोला में जो जनरल टेंजेंट का इक्वेशन लाए हैं आप, वो a² m² -b², रूट के अंदर में है ये एक्सप्रेशन। ये क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए फॉर रूट ऑन दिस टू बी अ रियल नंबर, यानी m² का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू b²/a² होना चाहिए, यानी m का वैल्यू मैग्नीट्यूड में b/a से बड़ा होना चाहिए। मतलब सारा टेंजेंट्स जो बन सकता है इस हाइपरबोला पे, उनका स्लोप्स या तो -b/a से कम हो, -∞ से -b/a, या b/a से अधिक हो। a लिखा है x² का वैल्यू अगर कहें कि 9 से बड़ा है तो आप यही समझेंगे इससे कि x का वैल्यू या तो -3 से छोटा है या x का वैल्यू 3 से बड़ा है, या सिंपल शब्दों में x does not lie between -3 and 3। -3 और 3 के बीच में कोई नंबर का स्क्वायर करेंगे तो वो 9 से छोटा हो जाएगा। इस बात को देखिए जरा ध्यान से। ये जो हाइपरबोला है, इस पे यहां पे अगर हम एक टेंजेंट बनाएं तो उसका स्लोप इन्फिनिटी है। अब स्लोप घट रहा है, लेकिन स्लोप का जो लीस्ट पॉसिबल वैल्यू होने वाला है, जो जब इन्फिनिटी पे जाके इसको टच करता हुआ एक लाइन बनाइएगा तो लीस्ट स्लोप होगा, ये ग्रेटेस्ट स्लोप। और जैसे जैसे डिफरेंट पॉइंट्स पे स्लोप बनाते जाइएगा स्लोप, तो जो लीस्ट पॉसिबल स्लोप है वो है b/a। इससे कम स्लोप का टेंजेंट नहीं बन सकता है। पॉजिटिव स्लोप का बात कर रहे हैं। और नेगेटिव स्लोप में, जैसे या इस पॉइंट से आप इधर मूव कीजिएगा तो टेंजेंट्स का स्लोप नेगेटिव -b/a इज द अदर एक्सट्रीम। यानी कि कभी भी हम एक पैराबोला का इक्वेशन लिख दें x² / 16 - y² / 12 = 1, इसमें b/a का वैल्यू, यहां एक नंबर ले रहे हैं परफेक्ट स्क्वायर, b/a का वैल्यू हो गया 5/4। यानी इस हाइपरबोला पे टच करने वाला जो टेंजेंट सब होगा उनका स्लोप्स मैग्नीट्यूड में 5/4 से बड़ा ही होगा। यानी -5/4 से लेके +5/4 के बीच में कोई भी टेंजेंट नहीं हो सकता है जिसका स्लोप हो। यानी हम इस हाइपरबोला पे कहें कि एक लाइन है जो टच करता है स्लोप -1, इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि इसका जो नॉट पॉसिबल वाला वैल्यूज था m का वैल्यू, वो -5/4 को हम डेसिमल फॉर्म में लिख रहे हैं, -1.25 से लेके +1.25 स्लोप वाला टेंजेंट बन ही नहीं सकता है। ऐसा एलिप्स में नहीं था, पैराबोला में भी नहीं था, सर्कल में भी नहीं था। ऑल पॉसिबल स्लोप्स का टेंजेंट बनाया जा सकता था, बट हाइपरबोला में रिस्ट्रिक्शन है। -b/a से लेके +b/a के बीच में स्लोप वाला टेंजेंट बनाया ही नहीं जा सकता।
अगर हाइपरबोला का इक्वेशन ऐसे लिखा हो, यानी ट्रांसवर्स एक्सिस एक्स एक्सिस के लॉन्ग, तो इसको टच करने वाला कोई भी लाइन का इक्वेशन हम लोग यहां पे डिराइव करके लिख लिए हैं, y बराबर एम एक्स प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां हम अगर लिख दें 16, यहां लिख दें 9, एम एक्स प्लस माइनस 16 एम स्क्वायर माइनस 9। लेकिन अगर हम इक्वेशन ऐसे लिखते हैं, वाई स्क्वायर बाई 25 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 36 बराबर 1। अब हम कोई लाइन का इक्वेशन कहें कि लिखिए जो इसको टच करता है, नाउ व्हाट डू यू डू? हम कहे हैं कि इसको हमेशा ए मानिए और इसको हमेशा बी मानिए, स्टिक टू दिस। पहले वाला जो टर्म है वो सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस है और जो दूसरा वाला टर्म है वो सेमी कॉन्जुगेट एक्सिस है। तब हम एक्स और वाई के पोजीशन को चेंज कर दिए। तब हम कोई भी लाइन जो इसको टच करता है उसका इक्वेशन लिखने के लिए अब हमको एक्स और वाई के पोजीशन को चेंज करना होगा। एक्स बराबर एम वाई प्लस माइनस रूट अंडर 25 एम स्क्वायर माइनस 36 लिखना होगा। एलिप्स में ऐसा नहीं बताया, एलिप्स में मैकेनिज्म डिफरेंट था, पैराबोला में मैकेनिज्म यही था। पैराबोला में मैकेनिज्म यही था कि अगर वाई स्क्वायर बराबर 4ax पैराबोला को टच करता हुआ कोई एक लाइन का इक्वेशन लिखना हो तो ऐसे लिखिए, और अगर एक्स स्क्वायर बराबर 4ay टाइप का कोई पैराबोला हो तो इंटरचेंज कर दीजिए एक्स और वाई के पोजीशंस को, और एक्स बराबर एम वाई प्लस ए बाई एम मानिएगा, और इसके कॉन्टैक्ट पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स ए बाई एम स्क्वायर कॉमा 2a बाई एम था। इसके कॉन्टैक्ट पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स 2a बाई एम कॉमा ए बाई एम स्क्वायर लिखिएगा। और यहां वेरिएबल m का महत्व तो अलग है। यहां पे m वेरिएबल रिप्रेजेंट्स द स्लोप और यहां पे 1 बाई m रिप्रेजेंट्स द स्लोप। एक बार इकट्ठा कर लें सब चीज को, क्योंकि हम लोग अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग मैकेनिज्म को इस्तेमाल कर रहे हैं। एलिप्स के केस में हम कहे कि हमेशा इक्वेशन एक ही है, 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वेशंस नहीं लिखने का जरूरत है। y बराबर एम एक्स प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां पे तब लिखते वक्त अब नीचे देखना ही नहीं है कौन बड़ा है कौन छोटा है, बस यही लिख देना है। अगर हम यहां एक्स स्क्वायर बटे 16 प्लस वाई स्क्वायर बटे 9 लिखे हों तो टच करने वाला लाइन का इक्वेशन पूछे तो 16 एम स्क्वायर प्लस 9। अगर हम यहां 9 लिख दें और यहां 16 तो भी वही y बराबर एम एक्स प्लस माइनस 9 एम स्क्वायर प्लस 16। यानी आप बॉदर्ड नहीं है कि कौन बड़ा कौन छोटा। जनरल टेंजेंट का इक्वेशन लिखते वक्त, जनरल नॉर्मल का इक्वेशन लिखते वक्त बस एक ही इक्वेशन है, लेकिन यहां पे फिर हमको 2 लिखना पड़ रहा है, क्योंकि इस केस में माइनस साइन के पहले है एक्स स्क्वायर और बाद में यहां प्लस है ना, तो इट डजंट मैटर आप इसको पहले लिखिए इसको बाद में, या इसको पहले उसको बाद में, लेकिन यहां इट मैटर्स। तो इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में क्या अंतर दिख रहा है? अगर हम यहां 16 लिख भी देते हैं और यहां 9, तो भी इक्वेशन में काफी अंतर है। यहां पे x की जगह y लिखा है, y की जगह x लिखा है। तो इसको टच करते हुए लाइन का इक्वेशन ऐसे मानना होगा, और इसको टच करते हुए लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए आपको इमेजिन करना होगा जैसे कि x और y के पोजीशंस को इंटरचेंज कर दिया गया है। हम लोग इस मैकेनिज्म को फॉलो किए, ऐसा इक्वेशन लिखना होगा इस केस में। और तब यहां पे जो m का वैल्यूज है वो स्लोप रिप्रेजेंट करता है इस लाइन का, और यहां पे जो m वेरिएबल है उसका वैल्यूज स्लोप नहीं रिप्रेजेंट करता है। जैसे इस केस में हम पूछेंगे कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू दिस हाइपरबोला का पॉसिबल स्लोप्स कितना से कितना के बीच में लाई करेगा, तो आप 16 एम स्क्वायर माइनस 9 का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखते हैं, तो एम स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 9 बाई 16। 1 बाई एम स्क्वायर से मतलब है, क्योंकि यहां पे 1 बाई एम रिप्रेजेंट्स द स्लोप, तो 1 बाई एम स्क्वायर इज, हम दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले रहे हैं, should be less than equal to 16/9। यानी स्लोप शुड लाई बिटवीन -4/3 to +4/3। तो वो जब जनरल टेंजेंट का इक्वेशन लिखते हैं तब वहां से आपको देख के मालूम चल जाता है कि इस पे टच करने वाला लाइंस का स्लोप्स कितना से कितना के बीच में लाई करेगा। यहां देखिए एम स्क्वायर का वैल्यू आप पता लगाए
कि वो 9/16 से बड़ा होना चाहिए, यानी मैग्नीट्यूड में m 3/4 से बड़ा होना चाहिए। The reciprocal of m should be less than equal to 4/3, यानी कि ये अगर स्लोप है, स्लोप का मैग्नीट्यूड लिखा है, मैग्नीट्यूड ऑफ द स्लोप ऑफ टेंजेंट्स टचिंग दिस हाइपरबोला शुड बी लेस देन इक्वल टू 4/3, यानी स्लोप मस्ट लाई बिटवीन -4/3 to +4/3। आप जनरल टेंजेंट का इक्वेशन लिख लीजिएगा तो आपको अपने से दिख जाएगा कि देयर इज अ लिमिटेशन, ऑल पॉसिबल स्लोप्स का लाइन नहीं टच करता है हाइपरबोला के केस में। पैराबोला और एलिप्स के केस में कोई स्लोप दे दीजिए, टच करता हुआ एक लाइन बन सकता है। उसी प्रकार ये आप जो जनरल नॉर्मल का इक्वेशन लिखे हैं, अगर x² - y² = 1 के लिए हम लोग ये इक्वेशन डिराइव किए, इस पे कोई पॉइंट चुनेंगे भी तो उसका कोऑर्डिनेट से sec थीटा b tan थीटा होगा, और उस स्थान पे नॉर्मल का इक्वेशन अगर लिखेंगे तो हमको ये इक्वेशन आएगा। अब कैसे लिखते हैं नॉर्मल का इक्वेशन? पहले टेंजेंट का इक्वेशन लिखते हैं ताकि स्लोप ऑफ द टेंजेंट मिल जाए। x² की जगह x × a sec थीटा बटे a बचेगा टाइम्स x, माइनस y² की जगह y टाइम्स b tan थीटा, तो यहाँ tan थीटा बचेगा बटे b टाइम्स y = 1। अब यहां से हमको टेंजेंट का स्लोप मिल जाता है, फिर नॉर्मल का निकाल करके अब पॉइंट स्लोप फॉर्म से नॉर्मल का इक्वेशन लिखते हैं, ये आता है। लेकिन अगर हाइपरबोला का इक्वेशन y² बाय एनी नंबर, हम चूंकि डिसाइड कर लिए हैं कि पहले वाले नंबर को हमेशा a² बोलेंगे और वो सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ होगा। आप अगर इस तरह से इक्वेशन लिखते हैं तो अब इस हाइपरबोला का सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस अभी भी यही है, सेमी कॉन्जुगेट ये है। अंतर ये हो गया है इसमें कि अब आपका जो प्लेसिंग ऑफ द हाइपरबोला है, इस केस में ऐसे प्लेस्ड है एक्स एक्सिस के अलोंग ट्रांसवर्स, और इस चित्र में ऐसे प्लेस्ड है। दैट इज द डिफरेंस, बट ये सिंबल्स को मेंटेन करना है, यही मैकेनिज्म फॉलो कर रहे हैं। तो अगर हम इसके लिए इक्वेशन लिखे हैं ये वाला, तो अब इसके लिए क्या इक्वेशन होगा? तो इस पे कोई पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स भी चुनेंगे ना, तो y कोऑर्डिनेट होगा a sec थीटा और x कोऑर्डिनेट होगा b tan थीटा। डाल के चेक करके देखिए, y कोऑर्डिनेट की जगह a sec थीटा लिखना है और x के जगह b tan थीटा, तब जाके सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को। और कोई भी लाइन जो इस हाइपरबोला पे नॉर्मल हो, उसका इक्वेशन लिखते वक्त x और y के पोजीशंस को इंटरचेंज कर देना है, यानी a cos थीटा टाइम्स अब y होगा प्लस b cot थीटा टाइम्स x इक्वल टू a² प्लस b²। मैंने आप डिराइव करके देख सकते हैं, आप इस पे टेंजेंट का इक्वेशन लिखें, स्लोप निकालें, फिर नॉर्मल का स्लोप निकल जाएगा, फिर नॉर्मल का इक्वेशन लिखें तो यही आएगा। तो ये अलर्ट होना बहुत जरूरी है कि ये सारा इक्वेशंस जो है लिखा गया है, ये सब इस पर्टिकुलर हाइपरबोला के लिए लिखा गया है। अगर आप x और y के पोजीशंस को चेंज करते हैं तो हम x और y के पोजीशंस को हम भी यहां भी चेंज कर देंगे। यहां x के जगह y लिख देंगे, यहां x के जगह y लिख देंगे, 2e mod y हो जाएगा। लेकिन a और b अभी भी हम उसी को कहेंगे, जो पहले लिखा हुआ है उसको a कहेंगे और जो बाद में लिखा है उसी को b कहेंगे। प्रॉपर्टीज एकदम सिमिलर है जो एलिप्स में था। एलिप्स में हम एक ऑक्सिलरी सर्कल बनाए थे, यहां भी हाइपरबोला में हम एक ऑक्सिलरी सर्कल बनाए। पैराबोला के केस में जो टेंजेंट है एट द वर्टेक्स, ऑक्सिलरी सर्कल और ये लाइन दोनों एनालोगस है। अब याद दिलाते हैं प्रॉपर्टी सब आपको। पैराबोला के केस में था कि अगर किसी पॉइंट पे हम टेंजेंट बनाएं और फोकस से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करें उस टेंजेंट पे, तो जो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है इट विल ऑलवेज लाई ऑन दिस टेंजेंट ड्रॉन एट द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। एलिप्स में था कि अगर हम कोई भी पॉइंट पे टेंजेंट बनाएं और उसके फोकस से हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करें दोनों से ऑन टू दैट टेंजेंट, तो उसका जो फुट होगा वो ऑक्सिलरी सर्कल पे लाई करेगा। ऑक्सिलरी सर्कल और ये लाइन जो टेंजेंट एट द वर्टेक्स है दोनों एनालोगस है, और फुट ऑफ द परपेंडिकुलर को n1 कहें और इस फुट को हम n2 कहें, तो दिस डिस्टेंस इनटू दिस डिस्टेंस एक कांस्टेंट क्वांटिटी होगा।
अब वो इक्वल टू होगा बी स्क्वायर, जहां बी है सेमी माइनर एक्सिस। यहां भी सिमिलर प्रॉपर्टी है, हम कोई भी पॉइंट लें हाइपरबोला पे और एक टेंजेंट बनाएं, तो फोकस से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे दोनों फोकस से, तो जो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर होगा, एक को n1 कहें एक को n2, बोथ दीज पॉइंट्स विल लाई ऑन द ऑक्सिलरी सर्कल एंड प्रोडक्ट ऑफ द डिस्टेंसेस s1 n1 multiplied by s2 n2 will be constant and it will be equal to the square of the semi conjugate axis. सेम प्रॉपर्टी है, जैसे यहां प्रूफ किए थे वैसे ही यहां ही प्रूफ करना है। कोई भी एक आर्बिट्ररी पॉइंट लेंगे इस हाइपरबोला पे, से x1 y1, x1 y1 हम चुने हैं वेयर x1 स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर बाई b स्क्वायर का वैल्यू 1 होगा। इफ दिस इज द पॉइंट ऑन दिस हाइपरबोला, तो ये बात सत्य होगा। अब वहां पे हम एक टेंजेंट का इक्वेशन लिखेंगे, x x1 बाई a स्क्वायर माइनस y y1 बाई b स्क्वायर इक्वल टू 1। अब AE, 0 से पास करता हुआ एक लाइन का इक्वेशन लिखेंगे परपेंडिकुलर टू दिस, तो इस लाइन का स्लोप दिख रहा है हमको b स्क्वायर x1 बाई a स्क्वायर y1। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में हम लिखे, इसको इधर ले गए, 1 को इधर लाए, b स्क्वायर बटे y1 से मल्टीप्लाई किए, तो x का कोफिशिएंट आ गया b स्क्वायर x1 बटे a स्क्वायर y1, इसका स्लोप। जो नॉर्मल का स्लोप होगा वो माइनस a स्क्वायर y1 बटे b स्क्वायर x1, और इसका इक्वेशन होगा y माइनस 0 इक्वल टू स्लोप टाइम्स x माइनस a। अब इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसको अगर हम एच के कहें, तो एच के दोनों इक्वेशन में डाल दे रहे हैं x और y की जगह। नाउ वी हैव 3 इक्वेशंस, इसमें x1 y1 वेरिएबल है। इस पर्टिकुलर पॉइंट के करस्पॉन्डिंग हम n1 का कोऑर्डिनेट्स को h के कहें, तो ये सब इक्वेशन सबको मिलता है। अगर इन तीनों इक्वेशंस में से हम x1 y1 को एलिमिनेट कर दें, तो हमको h और k में एक रिलेशन आ जाएगा, जो कि होगा लोकस ऑफ n1। हम लोग इसको एलिप्स के समय प्रूफ किए थे, अभी हम उसका समय वेस्ट नहीं करेंगे, स्किप करेंगे। इन दोनों इक्वेशंस में से अगर हम x1 और y1 के वैल्यूज को निकाल लें इन टर्म्स ऑफ h एंड k, सम फंक्शन ऑफ h के, उसको हम लोग डाल दें थर्ड इक्वेशन में, तो x1 y1 एलिमिनेट हो जाएगा और h के में रिलेशन आएगा। और जो h के में रिलेशन आता है वो आता है h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, जो कि इस ऑक्सिलरी सर्कल का इक्वेशन है। तो ये एक प्रॉपर्टी है। दूसरा हम लोग प्रूफ करके देख लें, ये जो टेंजेंट का इक्वेशन हम लिखे हैं x x1 बाई a स्क्वायर माइनस y y1 बाई b स्क्वायर बराबर 1, हम दोनों फोकस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे AE, 0 से और माइनस AE, 0 से, और फिर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। S1 N1 कितना होगा, ये मेरा लाइन का इक्वेशन है। AE, 0 से इस लाइन तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, x की जगह AE डालेंगे, y की जगह 0, तो यहां मिलेगा EX1 बाई A, एक A कैंसिल हो जाएगा, ये 0 माइनस 1 का मॉड बटे रूट अंडर x का जो कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर प्लस y का जो कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर। ये हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ n1 फ्रॉम s1। उसी तरह से हम s2 n2 निकाल लें माइनस AE, 0 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो यहां माइनस EX1 आएगा बटे A माइनस 1, तो माइनस कॉमन ले रहे हैं, उसको EX1 बाई A प्लस 1 लिख रहे हैं, डिनोमिनेटर तो सेम होगा। अब इन दोनों का प्रोडक्ट हमको शो करना है कि वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है इंडिपेंडेंट ऑफ x1 y1, एंड वो इक्वल टू है स्क्वायर ऑफ द सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस। इन दोनों को गुना करके देखते हैं, s1 n1 टाइम्स s2 n2 बराबर न्यूमरेटर में EX1 माइनस A मॉड एक 1 बाई A हम बाहर ले रहे हैं इंटू EX1 प्लस A, दोनों को गुना ही कर देते हैं, एक 1 बाई A स्क्वायर बचेगा और E स्क्वायर
x1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर मॉड डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में दिस इंटू दिस है x1 स्क्वायर बाई a टू द पावर 4 प्लस y1 स्क्वायर बटे b टू द पावर। डिनोमिनेटर में जो y1 स्क्वायर लिखा है बटे b स्क्वायर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं 1 माइनस x1 स्क्वायर बाई a स्क्वायर के टर्म्स में। तो डिनोमिनेटर को खाली हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं। डिनोमिनेटर इज a स्क्वायर टाइम्स x1 स्क्वायर बाई a टू द पावर 4 प्लस 1 बाई b स्क्वायर टाइम्स इतना 1 माइनस x, तो 1 बाई b स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर बाई a स्क्वायर b स्क्वायर। इन दोनों टर्म को हम इकट्ठा करें तो x1 स्क्वायर 1 बाई a स्क्वायर हम कॉमन ले सकते हैं, तो 1 बाई a स्क्वायर माइनस 1 बाई b स्क्वायर और a स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिए प्लस एक और टर्म a स्क्वायर बाई b स्क्वायर। हम सिर्फ डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई कर रहे हैं। डिनोमिनेटर हो गया, यहां y1 स्क्वायर बाई b स्क्वायर बराबर होगा x1 स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस 1, उल्टा लिख दिए थे क्योंकि x1 स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर बाई b स्क्वायर बराबर 1 होता है, तो y1 स्क्वायर बाई b स्क्वायर बराबर होगा x1 स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस 1। तो यहां एक्चुअली प्लस होगा और यहां माइनस होगा, तो हम उसको करेक्ट कर दे रहे हैं, यहां प्लस। अब इसको हम कंपोज करेंगे तो यहां बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर ई स्क्वायर। सो दिस बिकम्स एक्स स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर ई स्क्वायर बटे ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी ई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर, ई स्क्वायर x1 स्क्वायर बटे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, तो माइनस ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर। ये डिनोमिनेटर है। प्रूफ कंप्लीट हो गया। न्यूमरेटर ये है और डिनोमिनेटर को हम सिंप्लीफाई करते करते यहां तक ले आए, तो अब कैंसिल आउट हो जाएगा ये वाला टर्म और रेसिप्रोकल ऑफ बी स्क्वायर, व्हाट यू गेट इज बी स्क्वायर। तो सेम प्रॉपर्टी एलिप्स में भी है और सेम प्रॉपर्टी हाइपरबोला में भी है। दो ही प्रॉपर्टी हम लोग सीखे थे। दूसरा प्रॉपर्टी जो सीखे थे हम लोग एलिप्स में वो ये था, पैराबोला में भी सेम प्रॉपर्टी हम लोग सीखे थे कि अगर कोई भी पॉइंट पे टेंजेंट बनाया जाए, वो डायरेक्ट्रिक्स को जहां जहां के मीट करता है उस पॉइंट को क्यू कहें, तो दी पॉइंट्स P एंड Q सबटेंड 90 डिग्री एट द फोकस। एलिप्स में भी यही प्रॉपर्टी था सेम। हम किसी पॉइंट पे भी टेंजेंट बनाए जो उसके डायरेक्ट्रिक्स को जाकर के मीट किया एट पॉइंट Q, तो फोकस पे जो एंगल सबटेंड करेगा PQ वो 90 डिग्री होगा करेस्पॉन्डिंग फोकस पे। मतलब अगर आप इस तरफ डायरेक्ट्रिक्स को जाके कट करता है, वो ये वाला लाइन अगर यहां पे कट करता है, तो ये फोकस पे ये पॉइंट को Q2 कह लीजिए, तो P और Q2 इस फोकस पे 90 डिग्री सबटेंड करेगा। ये प्रॉपर्टी हम लोग सीखे थे एलिप्स में। सेम प्रॉपर्टी हाइपरबोला में भी है कि किसी पॉइंट पे भी टेंजेंट बनाए और उसके डायरेक्ट्रिक्स को जाके जहां भी कट किया, यहां मान लीजिए डायरेक्ट्रिक्स है, तो PQ जो है वो 90 डिग्री एंगल सबटेंड करेगा एट द फोकस, और यही जाकर के दूसरे डायरेक्ट्रिक्स को जहां जाके कट करेगा उस पॉइंट को हम Q2 कह लें, तो PQ2 जो है वो उस फोकस पे 90 डिग्री सबटेंड करेगा। यही सेम प्रॉपर्टी था एलिप्स में भी और सेम प्रॉपर्टी है हाइपरबोला में। और एक आखिरी बात था जो हम हर कर्व में पढ़ रहे हैं, सर्कल के केस में भी पढ़े थे, ऐसे पॉइंट्स का लोकस जहां से म्यूचुअली परपेंडिकुलर पेयर ऑफ टेंजेंट्स बनाया जाना संभव हो। पैराबोला में भी पढ़े थे, ऐसे पॉइंट्स का लोकस जहां से म्यूचुअली परपेंडिकुलर पेयर ऑफ टेंजेंट्स बनाया जा सकता हो। एलिप्स में भी पढ़े थे, ऐसे पॉइंट्स का लोकस जहां से म्यूचुअली परपेंडिकुलर पेयर ऑफ टेंजेंट्स। इस केस में एक सर्कल आया था, इसको हम लोग डायरेक्टर सर्कल के नाम से पुकारते थे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर, अगर ये ए रेडियस का सर्कल है तो डायरेक्टर सर्कल √2a रेडियस का आता था, तो 2a स्क्वायर।
अगर एलिप्स का डायमेंशंस a और b है तो डायरेक्टेड सर्कल रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉन्सेंट्रिक टू द एलिप्स x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और अगर b के जगह a डाल दीजिए तो आपको सर्कल वाला इक्वेशन आ जाता है, डायरेक्टेड सर्कल ऑफ अ सर्कल। हाइपरबोला में भी हम लोग को डिराइव करना है, ऐसे पेयर ऑफ पॉइंट्स को ढूंढना है। एक बार डिराइव भी कर लेते हैं। कोई भी ऐसा पॉइंट जहां से म्यूचुअली परपेंडिकुलर पेयर ऑफ टेंजेंट्स बनाया जा सकता हो को हम HK कह लें। इधर एक टेंजेंट बना और इसके परपेंडिकुलर टेंजेंट बना, ऐसा ही एक पॉइंट दिखा दिए HK। तो एक ऐसा लाइन जो इस हाइपरबोला को टच करता है उसका इक्वेशन मान लें। हम लोग हाइपरबोला ले लिए हैं ये वाला, टच करने वाले लाइन का इक्वेशन y बराबर mx प्लस माइनस रूट अंडर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अगर ये HK से पास करता है तो इट मस्ट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब इसको हम अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो m में क्वाड्रेटिक मिलता है। जरा इसको अरेंज कर लें, एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टाइम्स एम स्क्वायर माइनस 2HK टाइम्स m प्लस के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। बस काम खत्म। अब म्यूचुअली परपेंडिकुलर पेयर ऑफ टेंजेंट्स, हम ऐसे पॉइंट्स में इंटरेस्टेड थे जहां से म्यूचुअली परपेंडिकुलर पेयर ऑफ टेंजेंट्स बनता हो, यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स होगा वो उन दोनों टेंजेंट्स का स्लोप है, तो उनका प्रोडक्ट इक्वल टू -1 होना चाहिए। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का वैल्यू -1 होना चाहिए। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करके अरेंज कर लीजिए तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है। यानी लोकस निकल गया आपको ऐसे पॉइंट्स का, वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक सर्कल आया है जिसका सेंटर हाइपरबोला के सेंटर से कोइंसाइड कर रहा है और उसका रेडियस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये बड़ा इजी है इसको याद करना। अगर आपको एलिप्स वाला याद है कि एलिप्स के डायरेक्टेड सर्कल का इक्वेशन ऐसा था, तो हाइपरबोला के लिए जब आप इक्वेशंस डिराइव कर रहे होते हैं तो हम आपको बताए हैं कि जहां भी बी स्क्वायर दिखेगा वहां माइनस बी स्क्वायर लिख देना है। सो इट इज इजी टू रिमेंबर द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्टेड सर्कल। हाँ, इंपॉर्टेंट बात यहां यह है कि ये क्वांटिटी नेगेटिव भी हो सकता है। अगर a का वैल्यू b से बड़ा हो तब ये पॉजिटिव नंबर है, तब आपको एक रियल सर्कल मिलेगा, यानी ऐसा पॉइंट्स मिलेगा वो ऑक्सिलरी से छोटा होगा, डायरेक्टेड सर्कल ऑक्सिलरी से छोटा, क्योंकि उसका रेडियस है रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका रेडियस है a, तो रूट अंडर ए स्क्वायर बड़ा नंबर हुआ रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। ऑक्सिलरी सर्कल बड़ा होगा डायरेक्टेड सर्कल से। एलिप्स में उल्टा था, एलिप्स में ऑक्सिलरी सर्कल से बड़ा था डायरेक्टेड सर्कल, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें छोटा होगा। यहां पे कोई पॉइंट है जो इधर टेंजेंट म्यूचुअली परपेंडिकुलर, यहां से कोई पॉइंट इधर टेंजेंट म्यूचुअली परपेंडिकुलर। लेकिन ये सर्कल जरूरी नहीं है कि हमेशा बने ही। अगर किसी हाइपरबोला का इक्वेशन हम दे दें एक्स स्क्वायर बाई 16 माइनस वाई स्क्वायर बाई 25 इक्वल टू 1, अब इसका हम डायरेक्टेड सर्कल का इक्वेशन कहें कि लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 16 माइनस 25। नाउ इट इज अ नेगेटिव नंबर। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर -9, यानी इट रिप्रेजेंट्स एन इमेजिनरी सर्कल। ऐसा कोई पॉइंट नहीं हो सकता है एक्स वाई प्लेन में जिसको स्क्वायर करके ऐड करें उनके कोऑर्डिनेट्स को तो एक नेगेटिव नंबर आ जाए, नॉट पॉसिबल। सो व्हाट वी गेट इज एन इमेजिनरी डायरेक्टेड सर्कल, यानी नो डायरेक्टेड सर्कल। इस हाइपरबोला के लिए डायरेक्टेड सर्कल एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब ऐसा एक भी पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता है जहां से म्यूचुअली परपेंडिकुलर पेयर ऑफ टेंजेंट्स बनाया जा सकता है। और a बराबर b अगर दे दे, अगर हम ऐसा हाइपरबोला दे दे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 16, a और b दोनों बराबर है, इसका एक्सेंट्रिसिटी है रूट अंडर 1 प्लस 16 बटे 16, यानी रूट 2 एक्सेंट्रिसिटी है। अब इस हाइपरबोला के लिए डायरेक्टेड सर्कल कहें कि निकालिए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0 आएगा।
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0 मतलब एक ही पॉइंट है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, वो है 0,0। देयर इज नो अदर पॉइंट। यानी कि तब ऐसे स्थिति में इस हाइपरबोला का कहें कि डायरेक्टर सर्कल निकालिए तो देयर इज ओनली वन पॉइंट। इस बार सर्कल रिड्यूस हो जाता है टू अ पॉइंट सर्कल। एक ही पॉइंट है इस हाइपरबोला के केस में जहां से म्यूचुअली परपेंडिकुलर पेयर ऑफ टेंजेंट्स बन सकता है और कोई पॉइंट ही नहीं है। तो इस हाइपरबोला के डायरेक्टर सर्कल का इक्वेशन यहां लिख रहे हैं। डायरेक्टर सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉन्सेंट्रिक है, सेम सेंटर, और उसका रेडियस है रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो दिस में रिप्रेजेंट अ रियल सर्कल और अ पॉइंट सर्कल, मतलब एक ही पॉइंट हो, और इट में रिप्रेजेंट एन इमेजिनरी सर्कल, मतलब नॉन एग्जिस्टेंट। अब ये आखिरी बात हम लोग पढ़ रहे हैं हाइपरबोला से संबंधित। हाइपरबोला पे अगर हम लोग टेंजेंट बनाते हैं डिफरेंट पॉइंट्स पे, टेंजेंट्स बनाते हैं टचिंग दी हाइपरबोला, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, और दूर जा रहे हैं इन्फिनिटी पे ऐसे। तो जब बिल्कुल इन्फिनिटी पे चले जाइएगा तो धीरे धीरे ये टेंजेंट सब जो है, इसका देखिए वाई इंटरसेप्ट इसका इन्फिनिटी पे है, माइनस इन्फिनिटी। अगला टेंजेंट का वाई इंटरसेप्ट यहां है, यहां पे टेंजेंट बनाइएगा तो वाई इंटरसेप्ट यहां है, नेगेटिव है, लेकिन धीरे धीरे ओरिजिन की तरफ जा रहे हैं। जब आप इन्फिनिटी पे चले जाते हैं और एक लाइन बनाते हैं टचिंग द हाइपरबोला एट इन्फिनिटी, तो वो हाइपरबोला के सेंटर से पास करता है, उसका वाई इंटरसेप्ट 0 हो जाता है, और वो इधर भी जाकर के इस टुकड़े को इन्फिनिटी पे टच करता है। ऐसा कोई लाइन जो किसी कर्व को इन्फिनिटी पे जाके टच करे, ऐसे टेंजेंट्स को हम लोग एक खास नाम से पुकारते हैं, एसिम्प्टोट्स। स्पेलिंग है ASYMP, पर बोलते वक्त P साइलेंट है, एसिम्प्टोट्स बोलते हैं। देयर आर 2 एसिम्प्टोट्स हियर, एक इधर भी है, एक ऐसा टेंजेंट जो हाइपरबोला को जाके इन्फिनिटी पे टच करे। इन दोनों के बीच का जो दूरी है ना, इस लाइन और इस हाइपरबोला के बीच का जो डिस्टेंस है, घट रहा है घट रहा है घट रहा है घट रहा है, इन्फिनिटी पे जाकर के टच करेगा। उन दोनों एसिम्प्टोट्स का इक्वेशन क्या है? माने हम ढूंढ सकते हैं एक ऐसा लाइन जो जाकर के कर्व को इन्फिनिटी पे टच करे, हम उस लाइन का इक्वेशन साबित कर सकते हैं। हम लोग को एसिम्प्टोट्स के बारे में पढ़ाई नहीं करना है, सिलेबस से बियॉन्ड है, इसलिए हम उसका प्रूफ नहीं डिस्कस कर रहे हैं, खाली आपको बता रहे हैं कि देयर आर 2 एसिम्प्टोट्स, यानी 2 टेंजेंट्स विच टच दिस हाइपरबोला एट इंफिनिटी। उनका इक्वेशंस क्या है? दोनों स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू द ओरिजिन, तो उनका इक्वेशन y बराबर mx टाइप का होगा, खाली स्लोप जानना चाहिए हमको। तो केवल यहां 1 के जगह अगर 0 लिख दीजिए तो आपको पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स का इक्वेशन निकल गया। ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का इक्वेशन है, उसको हम फैक्टराइज कर दे x बाई a माइनस y बाई b इंटू x बाई a प्लस y बाई b बराबर 0। तो हम आपको सिखाए हैं कि कोई भी सेकंड डिग्री इक्वेशन ax स्क्वायर 2hxy dy स्क्वायर 2gx 2fy प्लस c बराबर 0, कोई भी सेकंड डिग्री इक्वेशन अगर इस रूप में एक्सप्रेस हो जाए, प्रोडक्ट ऑफ 2 लीनियर फैक्टर्स L1x प्लस M1y प्लस N1 इंटू L2x प्लस M2y प्लस N2, प्रोडक्ट ऑफ 2 लीनियर फैक्टर्स, इसका मतलब आपको समझना है कि दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, इतना बराबर 0 एंड इतना बराबर 0। यानी इसका चित्र अगर बनाएंगे तो एक जोड़ा लाइन बनेगा, हर वर्टिकल लाइन पे डॉट्स लोकेट कर करके चित्र बनाते हैं, डॉट्स को ज्वाइन करेंगे तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस बनेगा, प्रोवाइडेड कि वो फैक्टराइज हो जाए एज प्रोडक्ट ऑफ 2 लीनियर फैक्टर्स, जो कि यहां पे आसानी से हो रहा है, हमारे सिलेबस में नहीं है। इसको फैक्टराइज करना हम आपको नहीं सिखाए हैं कि कैसे फैक्टराइज करेंगे, बट ये सिंपल सिचुएशन है, इसमें फैक्टराइज हो रहा है। तो एक्चुअली में हम ये जो इक्वेशन यहां लिखे हैं, दिस इज द इक्वेशन ऑफ बोथ द एसिम्प्टोट्स टुगेदर। एक एसिम्प्टोट हो गया y बराबर माइनस b बाई 8 टाइम्स x,
और एक असिम्प्टोट हो गया y बराबर प्लस। यही है दोनों असिम्प्टोट का इक्वेशन। यानी ये जो हम लाइन यहां बनाए हैं ऐसे, इसका स्लोप है b बाई ए, इस लाइन का स्लोप है माइनस b बाई ए, और बाकी किसी भी पॉइंट पे जो टेंजेंट बनाइएगा उसका स्लोप इससे अधिक होगा मैग्नीट्यूड में। अगर हम यहां 1 के जगह -1 लिखते हैं, अभी भी ये हाइपरबोला का इक्वेशन है, ये भी हाइपरबोला, ये भी हाइपरबोला। हम इसको थ्रू आउट माइनस से मल्टीप्लाई करके जरा रीअरेंज कर रहे हैं, यानी वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बराबर 1। अब ये हाइपरबोला का चित्र कहें कि बनाइए और ये हाइपरबोला का चित्र, दोनों का एक साथ। तो इसमें ट्रांसवर्स एक्सिस एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, ये बनाए हैं, ये लेंथ ए है 2a, और इस हाइपरबोला का चित्र बनाइएगा तो इसका ट्रांसवर्स एक्सिस वाई एक्सिस के अलोंग है और उसका सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ b है। ऐसे बनाए, ये b, ये 2b हो गया, और दोनों हाइपरबोला का सेम पेयर ऑफ असिम्प्टोट्स है, यानी ये जो बनाए हैं ये जाकर के इस लाइन को इंफिनिटी पे टच करेगा। अब ये हाइपरबोला, ये एक हाइपरबोला है, दो नहीं है, और ये दूसरा है। तो ये हाइपरबोला और ये हाइपरबोला एक दूसरे का कॉन्जुगेट हाइपरबोला बोलते हैं इसको। यानी अगर हम आपको एक इक्वेशन दे दें एक्स स्क्वायर बटे 16 माइनस वाई स्क्वायर बटे 9 बराबर 1, और आपसे कहें कि इसके पेयर ऑफ असिम्प्टोट्स का इक्वेशन लिखिए, तो आपको सिर्फ 1 के जगह 0 डाल देना है। और अगर हम कहें कि इसके कॉन्जुगेट हाइपरबोला का इक्वेशन लिखिए, तो सिर्फ 1 के जगह -1 लिख देना है, दैट्स ऑल। ये दोनों केस के लिए वैलिड है। अगर हम आपको इक्वेशन ऐसा देते वाई स्क्वायर बटे 9 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 25 बराबर 1, और इसके पेयर ऑफ असिम्प्टोट्स का इक्वेशन लिखने बोलते, तो बस 0 डालना है, आपको दोनों असिम्प्टोट का इक्वेशन निकल गया। y बराबर प्लस माइनस 3/5 टाइम्स x, और -1 लिख दीजिए तो आपको उसके कॉन्जुगेट का निकल गया। दोनों में से किसको किसका बोलते हैं कॉन्जुगेट? दोनों को एक दूसरे का बोलते हैं। अगर आप इसको हाइपरबोला बोल रहे हैं तो इसको कॉन्जुगेट बोल दीजिए, और इसको हाइपरबोला बोल रहे हैं तो इसको कॉन्जुगेट हाइपरबोला बोल दीजिए। दोनों हाइपरबोला का सेम पेयर ऑफ असिम्प्टोट्स होता है, एक्सेंट्रिसिटी सेम नहीं है। इसके मुंह का जो फैलाव है ना, और इसके मुंह का जो फैलाव है, वही है मेजर ऑफ एक्सेंट्रिसिटी। जितना ज्यादा ई का वैल्यू बड़ा होता है उतना ज्यादा मुंह फैला हुआ होता है। जैसे अभी इस चित्र में यहां पे हम जो टेंजेंट बनाए हैं टू दी वर्टेक्स, इसके वर्टेक्स पे और इसके वर्टेक्स पे जो टेंजेंट्स बनाए हैं, ये है b बाई a। अब आपको b का ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस दिख रहा है कि इस हाइपरबोला का जो कॉन्जुगेट हाइपरबोला बनाइएगा तो उसका सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस का लंबाई b हो जाएगा, और ये b बाई ए इसका स्लोप है, tan ऑफ दिस एंगल b बाई ए उसका स्लोप, और माइनस b बाई ए इसका स्लोप। एक्सेंट्रिसिटी दोनों का सेम नहीं है। अगर इसका मुंह कम फैला हुआ हो तो इसका ज्यादा होगा तो उसका कम होगा। इसका एक्सेंट्रिसिटी को हम अगर E1 कहें तो वो √1 प्लस बाद वाला बटे पहला वाला, और इसके एक्सेंट्रिसिटी को E2 कहें तो √1 प्लस बाद वाला बटे पहला वाला। दोनों सेम नहीं है। अगर a और b का वैल्यू हम सेम दे दें, कोई हाइपरबोला का इक्वेशन ऐसे लिख दें, माने एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे ए स्क्वायर बराबर 1, जिसको हम अक्सर इस तरह से लिख देंगे। अब इस हाइपरबोला का एक्सेंट्रिसिटी हो गया √1 प्लस 1 2, और इसके कॉन्जुगेट का भी एक्सेंट्रिसिटी √2। ये एक पर्टिकुलर केस है, और इसके असिम्प्टोट्स का इक्वेशन ये होगा, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर माइनस ए स्क्वायर, यानी वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ये कॉन्जुगेट होगा। अब इसका असिम्प्टोट्स को देखिए, y बराबर प्लस माइनस एक्स इफ b इक्वल्स ए, तब ये एंगल 45 डिग्री होगा, स्लोप 1, दिस बाई दिस अगर 1 हो 45, यानी उस केस में द असिम्प्टोट्स विल बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर। इस केस में
द एसिम्पटोट्स विल बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर। हमेशा नहीं, सिर्फ इसी केस में होगा। अगर आप बी और ए का वैल्यू सेम कर देते हैं तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एसिम्पटोट्स होगा, एक्सेंट्रिसिटी √2 होगा, दोनों का एक्सेंट्रिसिटी √2 होगा, हाइपरबोला का और कॉन्जुगेट का। दोनों का जो मुंह का फैलाव होगा उससे दिखेगा चित्र में। वैसे हाइपरबोला को हम लोग एक स्पेशल नाम से पुकारते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। हम लोग जब फंक्शंस पढ़ रहे थे उसमें एक रेसिप्रोकल फंक्शन पढ़े थे, y बराबर 1/x या x इंटू वाई बराबर 1। ये एक सेकेंड डिग्री इक्वेशन था, उस समय हम लोग बॉदर नहीं किए थे, बट इसका चित्र हम लोग बनाए थे इस तरह का। तो एक्चुअली ये हाइपरबोला का चित्र है जिसका असिम्पटोट्स यही है। इसका ये है ट्रांसवर्स एक्सिस और यहां पे है डायरेक्ट्रिसेस, इधर और एक इधर, यहां है फोसाई। ये इसका पेयर ऑफ असिम्पटोट्स है, ये इसका कॉन्जुगेट एक्सिस ऐसे है। तो इस हाइपरबोला का जो ट्रांसवर्स और कॉन्जुगेट है वो हमारे एक्स और वाई एक्सिस के पैरेलल नहीं है चूंकि, इसीलिए इस हाइपरबोला का इक्वेशन में एक्स वाई टर्म भी आता है। केवल ऐसे ही जानकारी के लिए बता रहे हैं कि ये इक्वेशन का जो चित्र हम लोग पहले से बनाना जानते हैं वो एक्चुअली में हाइपरबोला का चित्र है। हाइपरबोला में भी खास हाइपरबोला, उसका पेयर ऑफ असिम्पटोट्स है म्यूचुअली परपेंडिकुलर, यानी एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। इसका जो पेयर ऑफ असिम्पटोट्स का इक्वेशन होगा वो एक्स वाई बराबर 0, यानी एक्स बराबर 0 इन और कॉन्जुगेट एक्स वाई बराबर -1, ये है उसका कॉन्जुगेट। जस्ट फॉर द सेक ऑफ सम एक्स्ट्रा नॉलेज, हम लोग को नहीं जानना है, हम लोग को तो हमेशा इक्वेशंस दिया रहेगा, इसी शक्ल में होगा, x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, y माइनस बीटा का होल स्क्वायर। उसको करने से कोई इक्वेशन में चेंज नहीं होता है। हम आपको एक इक्वेशन यहां लिख दें, y प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे 16 माइनस x प्लस 2 का होल स्क्वायर बटे 9 बराबर 1। कहें कि इस हाइपरबोला के पेयर ऑफ असिम्पटोट्स का इक्वेशन लिखिए और कॉन्जुगेट का, तो बस वही 1 के जगह खाली 0 लिख दीजिएगा, बाकी सब चीज जैसा है वैसे ही रहने दीजिए। दो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, एक y प्लस 1 बराबर प्लस माइनस 4/3 टाइम्स x प्लस 2, और इसके कॉन्जुगेट का इक्वेशन लिखना हो तो बस 1 के जगह -1 डाल दीजिए। जो सब बात सिखाए हैं वो याद रखिएगा कि हाइपरबोला और उसका कॉन्जुगेट दोनों का एक्सेंट्रिसिटी सेम नहीं होता है। एक अगर कम मुंह फैला हो तो दूसरा का बहुत फैला। एक पर्टिकुलर केस है जिसको हम लोग रेक्टेंगुलर बोलते हैं। हाइपरबोला का इक्वेशन ऐसे देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 9। तो आप समझ जाइएगा, हम ए भी दिए हैं 3 और बी भी दिए हैं 3। इसका दोनों असिम्पटोट जो है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 0 और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर -9, इसका कॉन्जुगेट। अब इसका एक्सेंट्रिसिटी और इसका एक्सेंट्रिसिटी सेम होगा और इसका असिम्पटोट्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा। दैट्स ऑल अबाउट हाइपरबोला। आज हम लोग यहीं समाप्त करते हैं।